हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? होप सब लोग ठीक होंगे और आज आप सब ने बहुत अच्छे से अपना एग्जामिनेशन दिया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आज के ही पेपर यानी कि 15 जून 2023 के साइकोलॉजी के पेपर को हम एनालिसिस करने वाले हैं कि किस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, पेपर का लेवल किस तरह का था, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, कहाँ से कम क्वेश्चंस पूछे गए। तो इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दे करके आए हैं तो उनसे बात करने के बाद में हमें जो कंक्लूज़न मिला, जो टॉपिक्स के बारे में हमें पता चला अलग अलग कैंडिडेट से बात करने के बाद में, उसको आज की इस वीडियो में हम इंक्लूड कर रहे हैं। बाकी जब फाइनली पेपर अवेलेबल हो जाएगा तो उसको आंसर के साथ में मैं कोशिश करूँगी अपनी चैनल पर उसको अपलोड करने के लिए। तो कैंडिडेट से बात करने पर पता चला कि कहाँ कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। कैंडिडेट नेक्स्ट टाइम के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं नेट के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि उनको आइडिया होगा कि इस समय किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड क्या है इस समय, पैटर्न क्या है क्वेश्चनिंग करने का नेट का। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट की बात करें तो जैसा कि कैंडिडेट्स ने बताया कि दिल्थे की थ्योरी से आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब दिल्थे की थ्योरी की हम बात करें तो यहाँ से हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हर पेपर में हम लोग देखते हैं कि यहाँ से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपका होता ही होता है। तो आगे जो तैयारी करने वाले हैं वो कैंडिडेट ध्यान देंगे कि आपके लिए दिल्थे की थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है आपने। इसके बाद में साइकोडायनेमिक अप्रोच से क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये तो अभी पता चल नहीं पाया है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन याद नहीं होता है, बट फिर भी आइडिया हमें लग जाएगा कि इससे क्या पूछा गया, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चनिंग आपकी हुई थी साइकोडायनेमिक थ्योरी को लेकर के, अप्रोच क्या है इसके बारे में चीज़ें पूछी गई थी, और आपके सामने कोडिंग वाले क्वेश्चनिंग हुई थी। यहाँ पे इस थ्योरी के बारे में कुछ मेन चीज़ों को लिखा गया था। 5-6 ऑप्शन देने के बाद में फिर आपसे कोडिंग करके उसका आंसर मांगा गया था। इसके बाद में बुद्धिज़्म से यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पे हमने देखा कि बुद्धिज़्म से भी क्वेश्चन आ चुका है, सूफिज़्म से भी क्वेश्चनिंग हो चुकी है, इंटीग्रल योगा से भी क्वेश्चनिंग हो चुकी है। भगवत गीता से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ते रहना है, ध्यान में रखना है। लेकिन अभी तक 2019 से लेकर के अभी तक के अगर हम सारे पेपर को एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि अभी तक बुद्धिज़्म से सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग पूछी गई है। तो क्योंकि ये 2-4 टॉपिक आपके सिलेबस में नया इंक्लूड किया गया था तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। मेरे चैनल पर आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। फर्स्ट यूनिट इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी ऑल टॉपिक को मैंने कवर करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ मैंने डिटेल में इन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे करवाया हुआ है। इसके बाद आगे बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। तो सेकेंड यूनिट की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली आपको जैसा कि पता है कि हर बार पेपर में आपके 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं जो कि आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। लेकिन इस बार एनटीए ने क्या किया, एक ही पैराग्राफ आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड दिया हुआ है, दूसरा पैराग्राफ आपका वाइगोत्स्की की थ्योरी पर बेस्ड था। तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया था उसका लेवल कैंडिडेट्स ने बताया कि पहले की तरफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, मतलब ईजी लेवल, ईजी टू मॉडरेट लेवल हम उसको कह सकते हैं कि 5 में से कम 3 क्वेश्चन तो कैंडिडेट अगर जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ होगा तो वो 5 में से 3 तो वो सही करके आए ही होंगे। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो पैसेज था वहाँ से क्वेश्चनिंग काफ़ी इजी क्वेश्चनिंग हुई है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ रिसर्चेस से क्वेश्चंस पूछे गए आपसे। यहाँ पे ग्राउंडेड थ्योरी, क्वालिटेटिव रिसर्च, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, नरेटिव रिसर्च, डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी क्वेश्चन हुई है आपकी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से भी क्वेश्चंस पूछे गए, मल्टीपल रिग्रेशन क्या है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इन सारे टॉपिक्स को मैंने अपने चैनल पर करवा रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने नेट के लिए नेट के सिलेबस के सेकेंड यूनिट को भी कम्प्लीटली करवाया हुआ है। एक एक टॉपिक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट में जा कर के आपको स्क्रॉल करना है, वहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट यूनिट की बनी हुई है। प्रीवियस ईयर पेपर भी वहाँ पे उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जा कर के भी आप देख सकते हैं, अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स भी खुद से बना सकते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए उस वीडियो का लिंक, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं। जिन कैंडिडेट्स ने इसको देखा होगा उनको पता होगा
और पैराग्राफ के बारे में जैसे मैंने बताया, नल हाइपोथेसिस से भी यहाँ पे क्वेश्चन हुई थी, क्वेश्चनिंग की गई थी। नल हाइपोथेसिस से 2 क्वेश्चंस थे आपके। वेरिएबल से क्वेश्चंस पूछे गए थे घुमा फिरा करके। आईवी और डीवी से क्वेश्चनिंग हुई थी यहाँ पे। और इसके बाद में फॉर्मूला पूछा गया था, एक फॉर्मूला पूछा गया था। एग्जैक्ट किस चीज़ का फॉर्मूला पूछा गया था ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। आप में से कोई कैंडिडेट अगर इसके बारे में कुछ प्रकाश डाल सकें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस चीज़ का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया था। और इसके बाद आगे बात करें तो यूनिट 3 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे वेस्लर स्केलिंग से क्वेश्चनिंग हुई थी। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। वेस्लर स्केलिंग जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। हर पेपर में हम देखते हैं 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलग अलग जो मेथड्स हैं उसके बारे में क्वेश्चनिंग आपसे की जाती है, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही आपको लग जाना है। आज का पेपर आप देकर आए होंगे, आपको आइडिया हो गया होगा कि आपका पेपर कैसा गया है, अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है या फिर उतना अच्छा नहीं गया है। मतलब कहीं ना कहीं आप सेल्फ असेस कर पा रहे होंगे अपने आप को कि आपने अब क्या करना है, वेट करना है रिज़ल्ट का, या फिर अगर बहुत अच्छा पेपर नहीं हुआ है तो दिसंबर के लिए आपको आज से ही तैयारी करनी है। यहाँ पे मैंने बार बार बताया है कि एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है, आज से ही लग जाइए। एग्ज़ाम देकर आए हैं, कोई रेस्ट नहीं करना है, कोई मस्ती नहीं करनी है, बस एग्ज़ाम के लिए तैयारी में लग जाना है। और यहाँ मैं बता दूँ कि NTA-NET साइकोलॉजी का हमारा नया बैच 19 जून से स्टार्ट हो रहा है। जो कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वेस्लर से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 से 3 क्वेश्चनिंग होती है यहाँ पे। इस बार भी यहाँ पे क्वेश्चनिंग पूछी गई है। इसके बाद में प्रोजेक्टिव टेक्निक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, साइकोमेट्रिक टेक्निक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, MMPI 2 से भी क्वेश्चनिंग हुई थी जैसा कि कैंडिडेट्स ने बताया। और स्केलिंग मेथड्स पूछा गया है। स्केलिंग मेथड में गटमैन और एक स्केलिंग मेथड और पूछा गया था, तो प्रॉपर पता नहीं चल पाया है। बाकी आप में से किन्हीं कैंडिडेट ने जो वीडियो देख रहे हैं अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा तो आप थोड़ा सा और विस्तार में बताइएगा, मुझे कमेंट करके, वीडियो के सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि और कहाँ कहाँ से क्वेश्चनिंग हुई थी, जिससे कि हम उसको आगे आने वाली वीडियो में हम उसको इंक्लूड करेंगे, जिससे कि जो आगे के लिए जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और इसके बाद बात करते हैं 4th यूनिट। 4th यूनिट आपका बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और यहाँ से भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेन के फंक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, टाइप्स ऑफ ब्रेन। हेमिस्फेयर से क्वेश्चनिंग हुई थी आपकी, टेम्परल लोब क्या करता है, यहाँ पे मैच कराने वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए थे। यहाँ पे जैसे 2 ग्रुप है तो उसको किस में कौन सा मैच होगा उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। इसके बाद में न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल किस तरह से काम करता है, तो कैसे वहाँ पे ये क्रिया होती है, इसके बारे में भी क्वेश्चनिंग पूछी गई थी कि क्या रहता है। एंड यहाँ पे ट्विन स्टडी से क्वेश्चन पूछा गया था। नेचर नर्चर थ्योरी से भी यहाँ पे क्वेश्चनिंग की गई थी। तो पूरा यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, हालांकि पूरा नर्वस सिस्टम ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो ट्विन स्टडी है, नेचर नर्चर जो थ्योरी है, उसको भी आपने पूरा कर जाना है। इसके बाद कुछ कैंडिडेट्स ने बताया कि यहाँ पे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम से भी क्वेश्चनिंग हुई थी यहाँ पे, और क्रेनियल नर्व से क्वेश्चंस पूछे गए थे। सीक्वेंस लगाने को क्वेश्चन आया था, तो मैंने इसको बार बार बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको पढ़ जाना है। कितने पार्ट हैं, कितने सब पार्ट हैं, कितने सब पार्ट्स हैं, किसका क्या फंक्शन है, किसका क्या मतलब कौन सा स्थान है, सब आपको पढ़ जाना है। तो यहाँ पे इससे रिलेट करके क्वेश्चनिंग पूछी गई थी। इसके बाद में नेचर नर्चर थ्योरी से भी क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद आगे देखते हैं यूनिट 5। तो यूनिट 5 की हम बात करें तो यहाँ पे लर्निंग से आपके 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे गए। और लर्निंग से तो मतलब यूनिट 5 से तो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी तरह की क्वेश्चनिंग देखी गई। यहाँ पे रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट से भी क्वेश्चन पूछे गए। एग्जाम्पल दे दिया गया और पूछ लिया गया कि इस तरह का रेनफोर्समेंट कौन सा रेनफोर्समेंट है। साथ में ही रेनफोर्समेंट शेड्यूल से भी क्वेश्चन हुआ था एग्जाम्पल देने के बाद में। पेवलो की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया, उनका CS और UCS कॉन्सेप्ट जो था उससे रिलेट करके क्वेश्चन आया। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पहले से, काफ़ी पहले से मतलब पूछे चले आ रहे हैं, मतलब NTA पूछता चला आ रहा है। तो ये टॉपिक्स तो आई थिंक आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया होगा, तो ये तो आपने वैसे भी कर ही लिया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आपने
लर्निंग का चैप्टर आपके लिए कैसा रहा, लर्निंग के क्वेश्चन का लेवल क्या था, इजी था या फिर मॉडरेट था या फिर आपका हाई लेवल क्वेश्चंस थे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद में यहाँ पे कुछ टर्म्स भी पूछे गए थे। पॉलियाना इफ़ेक्ट पूछा गया, स्क्रूप इफ़ेक्ट पूछा गया है। तो इफ़ेक्ट भी मैंने अपने परसों के वीडियो में मैंने रिवीजन क्लास में मैंने कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया था, कुछ मेन हेडिंग को हमने समझा था, देखा था। बीबीआई पॉइंट्स को हमने देखा था, उसमें लगभग मैंने हर यूनिट को कवर करवा दिया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि क्वेश्चनिंग हुई थी, तो वहाँ से भी आपके 2-4 क्वेश्चंस आपके मिले थे। तो मैंने कुछ आपको इफ़ेक्ट के बारे में भी करवाया था, तो देखिए इफ़ेक्ट भी पूछ रखा हुआ है। इसके बाद गेस्टाल्ट थ्योरी से क्वेश्चन आया था, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में परसेप्चुअल पैटर्न, बॉटम अप परसेप्शन और टॉप डाउन परसेप्शन क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, यहाँ से भी क्वेश्चनिंग हुई थी। हालांकि नेट में पहले यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते थे, लेकिन अब 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि परसेप्चुअल पैटर्न भी पूछा जा रहा है। इसको भी आपने अच्छे से करना है। सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स दिए हैं, अभी तक कोई भी क्वेश्चन आपका सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद में हम यहाँ पे क्ल्यू से क्वेश्चन पूछे गए थे, एक नेत्रीय संकेत और द्विनेत्रीय संकेत। तो ये भी मैंने अपने परसों के रिवीजन क्लास में आपको करवाया था, कौन कौन से संकेत होते हैं जो कि एक नेत्रीय में होते हैं, कौन कौन से संकेत आपके द्विनेत्रीय में होते हैं। तो यहाँ से भी आपके 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसा कि कैंडिडेट्स ने बताया। इसके बाद में अटेंशन की बात करूं तो यहाँ से थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया था, और फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ परसेप्शन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूनिट 5 की बात करें तो यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे आपके 12 से 15 क्वेश्चन आपके इस यूनिट से पूछे गए थे। और यूनिट 6 की बात करें तो इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में पूछा गया था। पहले के क्वेश्चन, जैसे कि 2-3 साल पहले के पेपर में हम देखते हैं कि गिलफोर्ड की थ्योरी एनटीए का बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता था। गिलफोर्ड की थ्योरी से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता था। इस समय क्या है, स्टर्नबर्ग की थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। स्टर्नबर्ग की थ्योरी का क्लासिफिकेशन और उसमें जो सब पॉइंट्स बताए गए हैं वहाँ से क्वेश्चनिंग हुई थी। आपकी मेटाकॉग्निशन क्या है ये भी पूछा गया था। प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेजेस पूछे गए थे आपसे। और आपका टाइप्स ऑफ रीजनिंग से भी क्वेश्चनिंग हुई थी। इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ पे अगर आप इसकी थ्योरीज़ को कर लेते हैं तो बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी घुमा फिरा करके नहीं पूछा जाता है। तो इंटेलिजेंस की जितनी थ्योरी दी हुई है आपके सिलेबस में, उन सबको आपको एकदम अच्छे से करके रखना है। इसके बाद मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी थ्योरी को करिए तो उसका टाइम पीरियड ज़रूर नोट करिए। कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है, इतना इजी क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेगा कि स्टर्नबर्ग की थ्योरी कब दी गई, लेकिन कई बार आपसे ना सीक्वेंस लगाने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी थ्योरी किसके बाद आई, किस सीक्वेंस में आया है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इंटेलिजेंस बहुत, आई थिंक कि बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है। आप आसानी से इसके सारे क्वेश्चंस में नंबर अपने बना सकते हैं। और इसके बाद में डिसीज़न मेकिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया था। और आगे देखते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 में साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, जो कि फ्राइड के द्वारा दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ से हर साल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ नया नहीं था। आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, ईडिपस कॉम्प्लेक्स है, किस स्टेज में आता है, किस एज में आता है। इसके बाद में इसका सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस लगाने के लिए भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एंड साइको सोशल डेवलपमेंट, जो कि एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन हुए थे। एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट के 8 स्टेजेस के बारे में बताया था। हर स्टेज में क्या होता है, बच्चे के सामने कोई चैलेंज होता है, क्राइसिस होता है। जब बच्चा उसको सक्सेसफुली पार कर लेता है तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। तो बहुत इजी ये थ्योरी है, बहुत ही इजी है। इसके टर्म्स भी बहुत इजी हैं, आप इसको बहुत ईजिली याद रख सकते हैं। तो किसके बाद कौन सा, किसके बाद और किसके पहले कौन सा स्टेज आता है, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। इसके बाद में एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी, अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी। इमोशनल रेगुलेशन क्या होता है, इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा था। और इमोशन के बायोलॉजिकल बेसिस से क्वेश्चन आया था, यानी कि ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो कि इमोशनल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो परसों के अपने रिवीजन क्लास में मैंने इसको भी करवाया था, अगर आपने देखा होगा तो ज़रूरी इसको आप सही मार्क करके आए होंगे। और इसके बाद में मोटिवेशनल थ्योरी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। किस थ्योरी से पूछा गया था एग्जैक्ट अभी पता नहीं चल पाया है। आप में से कोई व्यूअर अगर एग्ज़ाम दे करके आए हैं, अगर आपको याद है क्वेश्चन, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में
मैं कोशिश करूँगी कि उसको भी मैं पेपर एनालिसिस करके मैं लाऊं, जिससे कि आगे आने वाले समय में जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं दिसंबर के लिए, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाए। और आगे देखते हैं यूनिट 8। यूनिट 8 से जैसा कि कैंडिडेट्स ने बताया, इस बार काफ़ी कम क्वेश्चंस देखे गए। बेसिकली टर्म्स ही पूछे गए, कॉम्प्लायंस बिहेवियर है, फोर वॉलिंग वॉल है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैंने अपनी रिवीजन क्लास में आपको काफ़ी सारे टर्म्स भी करवाए थे, जिसमें कि सोशल से, लर्निंग से, लगभग हर टॉपिक के इम्पॉर्टेंट हमने टर्म्स को देखा था। तो आपने अगर उसको देखा होगा तो ज़रूरी आप इसको सही सही करके आए होंगे। इसके साथ ही एट्रीब्यूशन थ्योरी से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। और यहाँ पे अगर आप में से कोई व्यूवर ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम दे करके आए हैं, अगर इसमें कुछ छूट रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया और किस तरह के टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। तो उसको मैं अगली वीडियो में उसको मैं इंक्लूड कर लूँगी। और इसके बाद यूनिट 9 की बात करें तो यूनिट 9 से इस बार काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं। यहाँ पे डेवलपमेंटल स्टडीज़ से क्वेश्चंस पूछे गए। ट्विन स्टडी क्या होती है, टाइप्स ऑफ ट्विन स्टडी, किसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ था। और पैसेज की बात करें तो पैसेज आपका एक पैसेज हर बार क्या होता था, इस एग्ज़ाम के पहले तक क्या होता था कि आपके जो 2 पैसेजेस आते हैं जिससे कि 5-5 क्वेश्चंस होते हैं, वो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर ही बेस्ड होता था। लेकिन इस बार एनटीए ने क्या किया, एक पैसेज रखा हुआ रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर में और एक पैसेज आपका वाइगोत्स्की की थ्योरी के ऊपर आया हुआ था। तो यहाँ पे काफ़ी इजी हो गया कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि रिसर्च से भी क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते थे। और इस बार का रिसर्च जैसा कि कैंडिडेट ने बताया कि जो पैसेज था, पैराग्राफ था, वहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे सही क्वेश्चंस पूछे गए, इजी क्वेश्चंस पूछे गए। अब जो लोग पढ़ के गए होंगे उनके लिए इजी होगा, जिन्होंने कभी छुआ भी नहीं होगा उनके लिए तो डिफ़िकल्ट ही रहेगा। तो सबका अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है इजी और डिफ़िकल्ट का। सो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, इजी लेवल था, मॉडरेट था या फिर हायर लेवल था। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की की थ्योरी से जेडपीडी स्कैफोल्डिंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। मतलब इनका जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स था, इनकी थ्योरी का नाम, यहाँ से क्वेश्चनिंग पूछी गई थी। तो 5 क्वेश्चंस थे। अगर आपने ये थ्योरी पढ़ी हुई है, ये थ्योरी भी वाइगोत्स्की की थ्योरी मैंने करवा रखा है अपने चैनल पे। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ही मैंने ये सब चीज़ें करवा रखी हुई हैं, जो कि 9th यूनिट में भी आपका रिपीटेड है। तो उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं वीडियो का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पे क्लिक करके भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं अवेलेबल करवा दूँगी। इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड, कैपिटल में होगा साइकोलॉजी वर्ल्ड, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट की लिंक मैं वहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल करवा दूँगी। और आगे देखते हैं, जीन पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा कि कैंडिडेट ने बताया, इनके जो 4 स्टेजेस बताए गए हैं, किस स्टेज में क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें डेवलप होती हैं, इससे रिलेट करके मैच कराने वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो जीन पियाजे की थ्योरी भी आपने बहुत बार पढ़ा है, मैंने खुद भी अपने चैनल पे करवाया हुआ है। तो मतलब यूनिट 9 से हम कह सकते हैं कि अभी तक तो काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे देखे जा रहे हैं। कोलबर्ग की थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछा गया था, मोरल डेवलपमेंट। थेरेपी की बात करें तो REBT और TBT से क्वेश्चनिंग हुई थी। और अगर हम डिज़ॉर्डर्स की बात करें तो GAS के बारे में पूछा गया था। टाइप्स ऑफ सीजोफ्रेनिया अकॉर्डिंग टू DSM-5 में सीजोफ्रेनिया के कितने टाइप्स बताए गए हैं, इससे रिलेट करके क्वेश्चन आया हुआ था आपका। इसके बाद में मूड डिज़ॉर्डर से 3 से 4 क्वेश्चंस देखे गए। मैनिक एपिसोड क्या होता है, एंजाइटी डिज़ॉर्डर्स के क्वेश्चंस पूछे गए आपसे। एंजाइटी डिज़ॉर्डर में आपका पैनिक अटैक या फिर पैनिक डिज़ॉर्डर पूछा गया यहाँ पे। और यहाँ देखिए बुक का नाम भी पूछा गया। तो जैसा मैंने अपनी रिवीजन क्लास में बताया था, 1 घंटे 9 मिनट की पूरी वीडियो थी। पहली बार मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई, बहुत टाइम लगा उसको फिर एडिट करने में और उसको अपलोड करने में। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे साइकोलॉजी के बुक के नेम और ऑथर के नेम मैंने आपको करवाए थे। और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आता है बुक से रिलेट करके, लेकिन आपका एक क्वेश्चन तो आपका होता ही होता है। तो एस्केप फ्रॉम फ्रीडम के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये बुक किसने लिखी है, ऑथर का नाम क्या है। मैंने अपनी रिवीजन क्लास में भी इसको करवाया हुआ है। यहाँ पता चलेगा आपकी मेमोरी का मैं चेक करूँगी कि अगर आपने वो वीडियो देखी थी तो आप ज़रूर ही बता सकते हैं, या फिर आपने खुद से भी पढ़ा होगा, आपको याद होगा, आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद यहाँ पे DSM-5 से क्वेश्चन पूछे गए।
एंड एंजाइटी डिज़ॉर्डर, तो यहाँ पे डिज़ॉर्डर से भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए थे। यूनिट 9 से हम देखते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हुए, 10 से 12 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए थे। तो बेसिकली यही है, यही सारे टॉपिक्स पूछे गए आज के इस एग्ज़ाम में। और जैसा कि कैंडिडेट से बात करके मुझे पता चला, अब इसमें जो व्यूवर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए टास्क है। आपके लिए टास्क ये है कि अगर आपने आज का एग्ज़ाम दिया है और इनमें से कोई टॉपिक अगर मिस हो रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि आज का पेपर का लेवल कैसा रहा था, किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे, और साथ में आपको अपने आप से मतलब सेल्फ़ असेसमेंट आपका क्या रहा, ये सब मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि कमेंट करेंगे आप तभी मुझे चीज़ें और भी चीज़ें पता चलेंगी, मुझे कुछ आइडियाज़ भी आएंगे कि और किस टॉपिक पे मुझे वीडियो अपलोड करनी है, आपके लिए मुझे और क्या चीज़ें लानी है। एंड मैं धन्यवाद दूंगी उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने अपना टाइम निकाल करके मुझे फ़ोन करके, मुझे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके टॉपिक्स के बारे में बताया। इतना हेक्टिक शेड्यूल एग्ज़ाम देकर आने के बाद भी उन्होंने मेरे लिए समय निकाला, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच।